हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 10th का वीकली टेस्ट हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला वीकली टेस्ट आप लोगों का 11 नवंबर 2023 को होने वाला है और उस दिन आप लोगों से हिंदी का और इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और फिर मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, जिसमें सभी क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्लास 10th का इंग्लिश का 11 नंबर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किया हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं काफ़ी सारा आप लोगों के लिए वीडियोज अपलोड करते रहता हूँ। टेस्ट से कुछ देर पहले आप लोगों के लिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैच करता है। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैच करता है। तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, आराम से आपका 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाएगा। आप दोनों वीडियो मेरा देख लीजिएगा, पहला ये वाला जो अभी आप देख रहे हैं, दूसरा टेस्ट से पहले अपलोड करूँगा। दोनों वीडियो देखिएगा तो आराम से 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आपका आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और फाइनल बोर्ड का भी आप लोगों को मैं तैयारी करवाऊंगा। फाइनल बोर्ड के लिए भी इसी प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा एग्जाम से कुछ देर पहले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ही फायदा होने वाला है आप लोगों को। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? देखिए पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा नागार्जुन, चौथा सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा नागार्जुन। देखिए कवि का नाम या लेखक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यह दंतुरित मुस्कान के कवि हैं नागार्जुन। फिर देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित हैं? पहला ऑप्शन है यात्री, दूसरा भारती, तीसरा संस्कारी, चौथा यात्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यात्री। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, झोपड़ी में कमल खिलने का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन देखिए झोपड़ी का सुगंधित वातावरण, दूसरा गरीबी में भी आनंद की अनुभूति, तीसरा आर्थिक संपन्नता, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गरीबी में भी आनंद की अनुभूति। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, झोपड़ी में कमल खिलने का तात्पर्य है गरीबी में भी आनंद की अनुभूति। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी मुस्कान की विशेषता का वर्णन किया गया है? पहला देखिए बाल शिशु का, दूसरा प्रसन्नचित्त बालकों का, तीसरा ग्रामीण बालकों का, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बाल शिशु की। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन हुआ? पहला ऑप्शन देखिए कमल के फूल खिलने लगे, दूसरा मृत व्यक्ति में प्राण का संचार होने लगा, तीसरा शेफालिका के फूल झड़ने लगे, चौथा बबूल के पत्ते गिरने लगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, शेफालिका के फूल झड़ने लगे। इसे आप लोग याद कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, क्या बच्चे की माँ माध्यम न बनती तो कवि क्या नहीं देख पाता? पहला ऑप्शन है बच्चे की खिलखिलाहट, दूसरा नए नए दांत निकलने वाले शिशु की मुस्कान, तीसरा शिशु का आभायुक्त मुख, चौथा धूल से सने हुए शिशु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, धूल से सने हुए शिशु को। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शिशु को मधुपर्क का पान कौन कराता है? पहला ऑप्शन देखिए कवि, दूसरा माँ, तीसरा बहन, चौथा अतिथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, माँ। शिशु को मधुपर्क का पान माँ कराती है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 8 नंबर फसल चैप्टर से है। फसल देखिए, फसल कविता के कवि कौन है? फसल कविता के कवि कौन है? नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास या सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नागार्जुन। यह दंतुरित मुस्कान के भी राइटर या कवि या पोएट हैं नागार्जुन, और फसल के भी कवि है नागार्जुन, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, कोटि कोटि हाथों में स्पर्श की गरिमा से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन देखिए किसानों की शारीरिक परिश्रम द्वारा फसल निर्माण से, दूसरा हाथों द्वारा बीजों को
मिट्टी में रोपित करने से, तीसरा मशीनों के स्थान पर मानव श्रम को ही महत्व देने से, और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, किसानों के शारीरिक श्रम द्वारा फसल निर्माण से। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, फसल। कविता के अनुसार बताएं कि फसल किसका बदला हुआ रूप है। पहला नदियों के पानी का, दूसरा सूरज की किरणों का, तीसरा भूरी काली मिट्टी का, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। फसल कविता के अनुसार फसल नदियों का पानी का, सूरज की किरणों का, भूरी काली मिट्टी का, सभी का बदला हुआ रूप है। इसे आप याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। कवि के अनुसार फसल क्या है। कवि के अनुसार फसल क्या है। प्रकृति के सहयोग का फल, दूसरा मानव के शारीरिक श्रम का फल, तीसरा ए और बी यानी कि पहला दूसरा दोनों, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पहला और दूसरा दोनों। प्रकृति के सहयोग का फल और दूसरा मनुष्य के शारीरिक श्रम का फल, दोनों होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर। वैसे आप लोगों से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं MCQ, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने से आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। देखिए 12 नंबर, हाथों के स्पर्श की महिमा पंक्ति में निहित भाव है। पहला देखिए, हाथों के स्पर्श मात्र से ही फसल निर्मित होती है। दूसरा देखिए, किसानों के हाथों का पसीना फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है। तीसरा, फसल सामूहिक परिश्रम का फल है। चौथा, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा, फसल सामूहिक परिश्रम का फल है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, वायु का योगदान किसे विकसित करने में होता है। मिट्टी को, फसल को, किरणों को, नदियों के जल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फसल को। फसल को। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, निम्नांकित में से क्या फसल को उगाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है। ओलावृष्टि, नदियों का पानी, सूरज का प्रकाश, कृषकों का श्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ओलावृष्टि का कोई ज़रूरत नहीं होता है फसल उगाने में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय से अवगत कराया है। पहला शारीरिक श्रम से, दूसरा प्राकृतिक उपादानों से, तीसरा वायु शुद्धता से, चौथा फसल निर्माण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, फसल निर्माण से। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन देख लिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सब्जेक्टिव आप लोगों से 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कवि के अनुसार फसल क्या है। कवि के अनुसार फसल क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा एवं मानव श्रम का मिलाजुला रूप है। इसमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण तथा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। इस प्रकार फसल प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग की सृजनात्मक परिणति है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा इसको आपको याद ही करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, ठीक है। लाइन बाय लाइन आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। कविता में फसल उगाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात की गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। पहला देखिए, कविता में वर्णित आवश्यक तत्व हैं नदियों का पानी, मानव श्रम, खेतों की विभिन्न प्रकार की मिट्टी, सूरज की किरणें और हवा। इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला देखिए 3 नंबर, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो इसका उत्तर देखिए, कवि ने फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहा है।
ऐसा कहकर कवि यह भाव व्यक्त करना चाहता है कि फसल के उपजाने में मनुष्य के परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मनुष्य अपने हाथों से श्रम करके खेत जोतता है, बीज बोता है और सिंचाई करता है। फसल का फलना फूलना किसान के श्रम की गरिमा और महिमा का ही परिणाम है। फसल को जो गरिमा और महिमा प्राप्त होती है वह मनुष्य के हाथों किए गए श्रम के कारण ही संभव हो पाती है। थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन आप लोग भूलिए मत, आप लोग 10 क्लास में हैं, अब थोड़ा तो आपको ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 4 नंबर, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर देखिए, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। वह बच्चे का मुस्कुराता चेहरा देखकर पुलकित हो उठता है। उस बच्चे को देखकर कवि के मन में पितृत्व की भावना जागृत होती है। कवि के मन में बच्चे को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं आती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इसका उत्तर देखिए, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला देखिए, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। दूसरा, यूँ लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। तीसरा, यूँ लगता है मानो चट्टानें पिघल कर जलधारा बन गई हो। और चौथा, यूँ लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। तो चलिए 5 नंबर कंप्लीट हो गया, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, बच्चे की मुस्कान सहज और निश्चल होती है। उसकी मुस्कान उसके हृदय की प्रसन्नता को अभिव्यक्त करती है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में प्रायः बनावटीपन होता है। वह अवसर देखकर मुस्कुराता है, उसमें निश्चलता की झलक नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिएगा, आंसर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, छोटा सा है देखिए 7 नंबर, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखिए, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है। मुस्कान भली प्रतीत होती है, यह मन की प्रसन्नता की सूचक है। वहीं पर देखिए क्रोध व्यक्ति के असंतोष को झलकाता है। क्रोध का भाव किसी को अच्छा प्रतीत नहीं होता। तो इस तरीके से आज हम लोग क्लास 10th का वीकली टेस्ट 11 नवंबर 2023 का हिंदी का हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अच्छी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेस्ट से पहले मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों का टेस्ट आराम से 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाएगा आपका टेस्ट में। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा और मुझे भी कुछ और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिल सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।